आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का विधिक ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 1 to 8 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि प्लेंट क्या होता है। तो प्लेंट की जो है कोई भी ऐसी डेफिनेशन जो है सिविल प्रोसीजर कोड में नहीं दी गई, लेकिन प्लेंट जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है, जिसमें कि प्लेंटिफ कोर्ट के समक्ष जो है अपना दावा लेकर जाता है, जिसमें वह यह बताता है कि किन मुद्दों पर उसे कोर्ट की हेल्प चाहिए, अर्थात काज ऑफ एक्शन क्या है और ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिन्हें वह बाद में प्रस्तुत कर रहा है। तो इसे हम जो है प्लेंट कहते हैं। तो जब प्लेंट में जो है जो वादी है, जो प्लेंटिफ है, वो कोर्ट की हेल्प चाहता है, तो उसे कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्लेंट किस तरह से तैयार किया जाए। तो सर्वप्रथम कोर्ट का नाम जो है प्लेंट में ऊपर लिखा जाना चाहिए कि किस कोर्ट में यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पश्चात प्लेंटिफ का नाम होता है, उसका डिस्क्रिप्शन, वह कहाँ रहता है, इन सब की जानकारी दी जाती है। तत्पश्चात डिफेंडेंट का नाम, उसका रेजिडेंस और अन्य डिटेल उसमें दी जाती है। तत्पश्चात अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, तो इससे संबंधित जो है स्टेटमेंट दी जानी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि वह स्वयं जो है अपना वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो उनकी ओर से कोई भी उचित व्यक्ति जो है वाद को प्रस्तुत करता है। साथियों, इसके पश्चात जो है जो फैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कॉज ऑफ एक्शन को। कॉज ऑफ एक्शन मीन्स जो मेन जो फैक्ट्स हैं कि किन फैक्ट्स के आधार पे जो है जो प्लेंटिफ है वह कोर्ट की हेल्प चाहता है या कोई रिलीफ मांग रहा है, वो कॉज ऑफ एक्शन क्या है और कब अराइज हुआ वो, अर्थात वह निश्चित समय जो है इसमें मेंशन किया जाना चाहिए कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, क्योंकि उस समय से जो है यह निर्धारण होगा कि जो प्लेंटिफ है वो सही समय में कोर्ट में जाए, यानी कि लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत करे। तत्पश्चात कोर्ट का जुडिक्शन है, ऐसी फैक्ट शो किए जाने चाहिए कि ये दावा जो है ये किस एरिया से संबंधित है और वो संबंधित कोर्ट का जुडिक्शन उस एरिया के हिसाब से है। यह फैक्ट जो है उसमें बताए जाने चाहिए बाद में। और अंत में जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है रिलीफ, यानी कि जो उसने दावा प्रस्तुत किया है कि जो है उसे कोर्ट की हेल्प क्यों चाहिए, तो उसमें प्लेंटिफ जो है उसको ऐसा क्लियर बताना चाहिए कि उसे रिलीफ क्या चाहिए, वो स्पेसिफिक जो है इस चीज का जो है विवरण होना चाहिए प्लेंट में। और इसके पश्चात अगर प्लेंटिफ कोई सेट ऑफ चाहता है या कुछ पोर्शन को छोड़ना चाहता है, तो इस बारे में भी जो है उसे अपने वाद में जो है इस चीज को बताना चाहिए। और अंत में जो है जो सब्जेक्ट मैटर है, जो वाद प्रस्तुत किया गया है, वो जो है वैल्यू उसकी कितनी है, इसका निर्धारण इसलिए किया जाता है कि एक तो जुडिक्शन देखा जाता है उसमें कि वैल्यू के अकॉर्डिंग ही कोर्ट का जुडिक्शन निर्धारण होता है कि किस लेवल की कोर्ट में वह वाद प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा जो है वाद में कोर्ट फीस लगती है, वह भी उस वैल्यू के आधार पे जो है निर्धारण की जाती है कोर्ट फीस। तो यह था ऑर्डर 7 रूल 1 कि वाद में जो है प्लेंट में क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए। साथियों, इसके बाद हम देखते हैं
रूल 2 मनी सूट के बारे में। मनी सूट जहां पर प्लेंटिफ जो है उसको रिकवरी ऑफ मनी करनी है, तो ऐसे में जो है प्लेंटिफ को बताना चाहिए कि उसे कितना अमाउंट जो है वो क्लेम करने जा रहा है। और साथ में जो है अगर कोई ऐसी स्थिति है जिसमें कि प्लेंटिफ जो है मीन प्रॉफिट के लिए भी अपना जो है उसमें क्लेम कर सकता है, लेकिन जो है अगर कोई मीन प्रॉफिट है अर्थात कोई ऐसा जो है परिस्थिति है जिसमें कि जो है जैसे हम उदाहरण लेते हैं इलीगल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसमें कुछ समय तक जो है वो डिफेंडेंट के पास वो प्रॉपर्टी का इलीगल पोजेशन है, तो ऐसे में जो है प्लेंटिफ को जो हानि हो रही है हो सकता है वो किराए की हानि हो या उस प्रॉपर्टी से संबंधित और जो उसको बेनिफिट मिलने चाहिए थे वो प्लेंटिफ को नहीं मिल पा रहे इलीगल पोजेशन ऑफ डिफेंडेंट की वजह से, ऐसे में मीन प्रॉफिट भी जो है क्लेम कर सकता है। ऑर्डर 7 रूल 3 क्या कहता है कि जहां सब्जेक्ट मैटर जो है सूट का प्लेंट का वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, ऐसे में जो है प्लेंट में यह बताना जरूरी है कि वह प्रॉपर्टी जो है कहाँ स्थित है, उसके बाउंड्रीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और जो है उनका नंबर क्या है। ऐसा जो है एक जो है संक्षिप्त में उसका सर्वे और जो है उसका बताया जाना चाहिए। साथियों, ऑर्डर 7 रूल 4 जब प्लेंटिफ जो है कोई बात प्रस्तुत करता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव सूट, ऐसे में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो है प्लेंटिफ का जो है इंटरेस्ट है उसमें सब्जेक्ट मैटर में, और क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सूट ऐसा होता है कि जहां पर बहुत से व्यक्तियों का इंटरेस्ट जो है एक वाद में है, तो उनमें जो है कई जो है वादियों की ओर से एक जो है प्लेंटिफ जो है वो सूट को एज ए रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर जो है कोर्ट में प्रस्तुत कर रहा है, तो उसका अपना इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए। रूल 5 क्या कहता है कि डिफेंडेंट का इंटरेस्ट और लायबिलिटी जो है उसमें शो की जानी चाहिए कि उससे हम क्या जो है क्या उसकी लायबिलिटी बनती है डिफेंडेंट की और जो है क्या उससे जो है हम क्लेम कर रहे हैं। साथियों, रूल्स 6 बात करता है ग्राउंड ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ, अर्थात ऐसी परिस्थिति जहां पर कि वाद जो है वो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो है प्लेंटिफ को ये बताना पड़ेगा कि वो किस आधार पर जो है एग्जेम्पशन चाहता है फ्रॉम लिमिटेशन लॉ, क्योंकि यह वाद जो है निर्धारित समय के बाद जो है कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। रूल 7 बात करता है रिलीफ जो है वो स्पेसिफिकली जो है स्टेट की जानी चाहिए, प्लेंटिफ के द्वारा बताया जाना चाहिए कि प्लेंटिफ जो है क्या क्लेम कर रहा है। उसमें जो है वह जर्नल भी हो सकता है और जैसे जर्नल जैसे कॉस्ट के बारे में बात की जाए और स्पेसिफिक जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि अगर जो है कोई सूट जो है मेंटेनेंस के बारे में डाला गया है तो प्लेंटिफ जो है उसमें ये बताता है कि उसे इतने रुपए की मेंटेनेंस चाहिए, वह उसका मासिक खर्चा जो है 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये की वह जो है रिलीफ क्लेम करता है और उसके साथ में वह यह भी बताता है कि जो है इसमें उसका जो लीगल एक्सपेंसेस हैं जो कॉस्ट है उनको भी जो है एज ए रिलीफ जो है वो मांग सकते हैं। तो ऐसा स्पेसिफिकली जो है बताना चाहिए प्लेंट में। और रूल 8 क्या कहता है रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड, अगर प्लेंटिफ जो है उसके अलग अलग जो है क्लेम हैं, अलग अलग ग्राउंड्स हैं, कॉज ऑफ एक्शन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ऐसे में वह जो है सेपरेट जो है क्लेम मांग सकता है। जो रिलीफ्स हैं उसके बारे में कोर्ट की क्या स्थिति है यह देखेंगे हम कि कोर्ट जो है उसे यह ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ ऐसे रिलीफ्स हैं जैसे कि एग्जाम्पल प्रेयर फॉर कॉस्ट, अगर नहीं भी जो है उसमें रिलीफ मांगी गई
तो भी कोर्ट जो है एज ए जर्नल रूल जो है, क्योंकि कोई भी दावा जब प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें लीगल एक्सपेंसेस होते ही हैं, तो ऐसे में कोर्ट जो है बाउंड है कि वो डिसाइड करे, इस पॉइंट के ऊपर भी अपना डिसीजन दे। और जैसे सूट फॉर पोजेशन है, मींस जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई प्रॉपर्टी है, उसके पोजेशन का कोई सूट है। अब एक समय के बाद जो है जो डिफेंडेंट है उसका पोजेशन इलीगल हो गया, तो फिर भी वह उस प्रॉपर्टी में रह रहा है, ऐसे में प्लेंटिफ को नुकसान हो रहा है, तो तब जो है प्लेंटिफ मीन प्रॉफिट को क्लेम कर सकता है। ऐसे में कोर्ट जो है फ्यूचर के मीन प्रॉफिट के बारे में भी जो है अपना डिसीजन दे सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो प्लीडिंग में जो है जो कहा गया है, जो प्लीडिंग से ही जो रिलीफ बनती है उसी रिलीफ को ही कंसीडर किया जाता है। प्लीडिंग से बाहर जाकर जो है ना तो कोर्ट और ना ही पार्टी जो है इस तरह की कोई क्लेम कर सकते हैं। और कोर्ट जो है वो सूट को केवल इस आधार पर ही डिसमिस नहीं कर सकता कि प्लेंटिफ ने जो है ऐसी अमाउंट जो है क्लेम किया है जो कि उसके इंटाइटलमेंट से ज्यादा है। कोर्ट को तो यह देखना है कि वह उससे लेसर अमाउंट की भी रिलीफ भी दे सकता है जितना कि वो इंटाइटल है। तो प्लेंटिफ जो है वो अधिक अमाउंट की डिमांड कर सकता है, बट कोर्ट को देखना है कि क्या उसकी इंटाइटलमेंट बनती है उतना अमाउंट जो है। हाँ, लेकिन कोर्ट एक चीज का ध्यान रखेगा कि जो प्लेंटिफ ने क्लेम किया है अमाउंट, उससे अधिक तो किसी भी हालत में कोर्ट जो है ग्रांट नहीं करता, उससे कम जो है कोर्ट ग्रांट कर सकता है। और ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि जो है अगर प्लेंट को अमेंडेड जो है वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कर दिया जाए तो उसमें जो है वह रिलीफ बढ़ भी सकती है। तो आज हमने डिस्कस किया कि प्लेंट के आवश्यक तत्व क्या हैं और जो है रूल 1 to 8 जो है इस बारे में जो है क्या क्या डिफाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।